हमारे चैनल सिविल बेसिक 21 में आप सभी का स्वागत है। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है सीस्मिक वेव्स, भूकंप तरंगे। तो इसके बारे में देखें कि ये तरंगे भूकंप की, यानी जहाँ कहीं भी भूकंप आता है, भूकंप में एक बहुत अधिक मात्रा में, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज होती है। वो एनर्जी जो है इन्हीं सीस्मिक वेव्स के रूप में चारों दिशाओं में फैलती है। तो ये जो सीस्मिक वेव्स हैं ये कितने प्रकार की होती हैं, ये इसके बारे में जानकारी दी जाएगी और क्या क्या इनके प्रभाव होते हैं, कौन सी तरंगें कितनी घातक होती हैं, किसकी कितनी वेलोसिटी होती है, इन सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में संक्षिप्त परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। सीस्मिक वेव्स का क्लासिफिकेशन। सीस्मिक वेव्स दो प्रकार की होती हैं, पहला है बॉडी वेव्स, दूसरा है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव इसको हिंदी में पिंडीय तरंगे बोलते हैं और ये सरफेस वेव्स है इसको सतही तरंग कहते हैं। ये बॉडी वेव्स फिर से दो प्रकार की होती हैं। बॉडी वेव को पुनः विभाजित किया गया। ये हमारी पहली होती है प्राइमरी वेव्स यानी पी वेव्स, इसको भी कहते हैं शॉर्ट में, और दूसरा एस वेव्स कहते हैं। ये सेकेंडरी वेव्स होती हैं। तो ये प्राइमरी वेव्स, ये सेकेंडरी वेव्स, ये दो तरंगें तो ये बॉडी वेव्स की हैं। और इसी तरह से सरफेस वेव्स भी हमारी दो तरह की होती हैं। सरफेस वेव्स में पहली होती है रेले वेव्स और दूसरी होती है लब वेव्स। ये रेले और लब ये इनके वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए नाम हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ इन्हीं के द्वारा जो है बताई गई हैं। तो अब हम इन्हीं तरंगों के बारे में देखते हैं कि किस तरंग की क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले हम बॉडी वेव्स को टेकअप करते हैं। तो जो बॉडी वेव्स हैं ये पिंडीय तरंगे इनको बोलते हैं। तो बॉडी वेव्स चूँकि दो प्रकार की यहाँ बताई गई हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव। तो सबसे पहले हम प्राइमरी वेव्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है प्राइमरी वेव्स, इसको शॉर्ट में पी वेव्स बोलते हैं। इन्हीं तरंगों को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। तो इस तरह से इस तरंग को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कह सकते हैं, पी वेव्स कह सकते हैं, प्राइमरी वेव्स कह सकते हैं, प्राथमिक, अनुदैर्घ्य आदि। अब यहाँ पर देखिए वन बाई वन इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो वेलोसिटी है, बाकी जो सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव इन दोनों में से इसकी वेलोसिटी अधिक होती है। तो इसकी वेलोसिटी 4 से 13 किलोमीटर पर सेकंड के रेंज में पाई जाती है। तो ये वेलोसिटी जो है सेकेंडरी वेव से ज़्यादा होती है। इसीलिए ज़मीन पर या भूपटल पर सबसे पहले यही तरंगें पहुंचती हैं। तो इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होने के कारण ही ये जो है पृथ्वी के इधर पटल पर जो है, क्रस्ट पर जो है सबसे पहले पहुंचती हैं। इसके बाद जो है इन तरंगों का, अब इसके बाद ये देख लें, इन तरंगों में जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत दिशा में, ये तरंग दिशा के इसके बाद देखते हैं इसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो माध्यम के कण तरंग दिशा के में ही गति करते हैं। जैसे ये कण यहाँ पर अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ेगा और फिर पीछे हटेगा, फिर आगे बढ़ेगा, पीछे हटेगा, इस तरह से इसमें मोशन होते हैं। ये तो इसके पार्टिकल्स, माध्यम के जो कण हैं वो तरंग की दिशा में ही, तरंग हमारी दिशा में गति कर रही है तो माध्यम के कण भी इसी दिशा में आगे पीछे होते रहते हैं। इस आगे पीछे होने का परिणाम क्या होता है, यहाँ पर किसी समय किसी एक स्थान पर जो है ये एक्सपेंशन हो जाता है, यानी विरल माध्यम बन जाता है। पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और उसी के पास में पार्टिकल जो है नज़दीक नज़दीक हो जाते हैं, यानी ये सघन माध्यम बन जाता है यहाँ पर, या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर आयतन में कमी हो जाती है। जहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है, जहाँ एक्सपेंशन होता है, यहाँ इसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। तो ये जो विरल माध्यम है, सघन माध्यम है, ये क्रमशः आगे फिर सघन के बाद फिर विरल माध्यम उत्पन्न होता है, विरल माध्यम के बाद फिर सघन माध्यम होता है।
इस तरह की तरंगों को आपने ध्वनि तरंगों के बारे में पढ़ रखा होगा। ध्वनि की तरंगें भी इसी प्रकार की होती हैं। तो ठीक उसी तरह की ये तरंगें हैं, उसमें भी माध्यम के कण तरंग गति की दिशा में गति करते हैं। इसमें भी तो उसकी और इसकी प्रॉपर्टी इस मामले में काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो ये हमारा माध्यम के इसके बारे में हो गया। इसके साथ ही साथ ये तरंगें जो हैं किसी भी माध्यम में, यहाँ पर देखें, ये तरंगें जो हैं किसी भी माध्यम में गति कर सकती हैं। कैन मूव इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी ये ठोस चट्टानों से होकर के भी गुजर सकती हैं ये तरंगें, और लिक्विड से होकर के भी ये तरंगें पास हो सकती हैं, और इसके बाद गैस माध्यम में भी ये तरंगें पास गुजर जाती हैं। तो ये तीनों प्रकार के माध्यम से होकर के ये गैसें गुजरती हैं। इन तरंगों का जो वेवलेंथ होता है, ये तरंग दैर्घ्य जो है ये हमारा कम होता है, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है ज़्यादा होती है। तो इन तरंगों की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। एक तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। इसके बाद है वर्टिकल वाइब्रेशन इन स्ट्रक्चर ऑन अर्थ आर ड्यू टू दीज वेव्स। जमीन भूकंप के समय कभी कभी स्ट्रक्चर में ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन अनुभव किए जाते हैं, ये पाए जाते हैं। उनका रिकॉर्ड किया गया है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी स्ट्रक्चर जो है ये मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के वाइब्रेशन जो है इसी प्रकार की तरंगों, इन्हीं तरंगों के कारण होता है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर मूव करते हैं वो इन्हीं तरंगों के कारण करते हैं। एम्पलीट्यूड इज लेस, इन तरंगों का जो एम्पलीट्यूड है वो भी हमारा कम होता है, आयाम जो है ये भी कम होता है। तो आयाम कम होने के कारण ये तरंगें कम जो है विनाशकारी होती हैं, लेस डिस्ट्रक्टिव होती हैं। तो ये इसमें डिस्ट्रक्शन की मात्रा जो है काफ़ी कम रहती है। किसके कारण? क्योंकि इन तरंगों का जो एम्पलीट्यूड कम है, यानी इसके माध्यम के कणों का जो एम्पलीट्यूड है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। वॉल्यूम ऑफ द मीडियम चेंजेस, अभी ऊपर हमने बताया था कि जहाँ पर विरल माध्यम होता है यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ जाता है, और जहाँ पर सघन माध्यम होता है वहाँ पर वॉल्यूम घट जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ मीडियम यानी माध्यम का आयतन जो है ये चेंज हो जाता है, बट शेप डज नॉट चेंज। लेकिन पिंड के जो आकार है, जिस माध्यम से होकर के तरंगें चल रही हैं, उस माध्यम की आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आकृति उसकी जैसी पहले थी वैसे ही बनी रहती है, तरंगें इससे होकर के गुजरती रहती हैं। तो इसमें शेप में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। क्योंकि ये तरंगें ज़मीन पर सबसे पहले पहुंचती हैं और इनका एम्पलीट्यूड भी कम होता है, डिस्ट्रक्टिव कम होती हैं, तो इसमें ज़्यादातर आम व्यक्ति के द्वारा इन तरंगों को महसूस नहीं किया जाता। लेकिन जानवर और पक्षी ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, ये इन तरंगों को महसूस कर लेते हैं। और जिस भूकंप स्टेशन पर कोई सेंसिटिव उपकरण अगर लगाया गया है, भूकंपमापी लगाया गया है, तो वो उसमें भी इन तरंगों के अभिलेख आ जाते हैं। लेकिन जो है आम सामान्य व्यक्ति जो है इन तरंगों को महसूस नहीं कर पाता, क्योंकि ये कम डिस्ट्रक्टिव हैं, इनका एम्पलीट्यूड भी कम है। तो ये वही हुआ, कैटल्स एंड बर्ड्स गेट अलर्ट व्हेन दीज वेव्स रीचेस अर्थ। जब ये तरंगें ज़मीन पर पहुंचती हैं तो जानवर और पक्षी ये तुरंत सचेत हो जाते हैं। तो ये था प्राइमरी वेव्स, पी वेव्स के बारे में कि ये तरंगें हमारी किस तरह की हैं। अब इसके बाद बॉडी वेव्स की जो दूसरी तरंगें हैं, सेकेंडरी वेव्स जिनको बोलते हैं, उसके बारे में देखिए। वो तरंगें ये हैं, ये हमारी सेकेंडरी वेव्स यहाँ इस फिगर में दर्शाई गई हैं। एस वेव्स जिसको सेकेंडरी वेव्स कह सकते हैं, ये बॉडी वेव्स के ही प्रकार हैं। बॉडी वेव्स का की एक प्रकार की तरंग है एस वेव्स। तो एस वेव्स की ज़रा प्रॉपर्टी देखिए। इन तरंगों का जो वेग होता है वो 3 से 7 किलोमीटर पर सेकंड तक होता है, यानी प्राइमरी वेग से इसका वेग कम होता है प्राइमरी वेव से। तो इनका चूँकि इनका वेग कम होता है इसलिए ये भूपटल पर बाद में पहुंचती हैं। लो वेलोसिटी होती है इसीलिए पृथ्वी पर ये बाद में पहुंचती हैं पी वेव्स के। और इसके बाद पार्टिकल्स मूव्स। अब इसमें यहाँ पर देखिए तरंगों की किस तरह की ये तरंगें हैं। इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये इस डायरेक्शन में गति करते हैं, परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ वेव, यानी वेव की दिशा ये है, तरंग चलने की दिशा ये है,
तो पार्टिकल जो माध्यम के हैं वो तरंग गति की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव जो है हमारे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम ये मूव करते हैं, तो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो यही यहाँ पर है कि पार्टिकल्स मूव्स परपेंडिकुलर टू द वेव। सो अच्छा, चूँकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं इसीलिए इसको जो है ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं। और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल्स के मूव करने के कारण ही इन तरंगों को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। तो ये ट्रांसवर्स वेव्स भी हो गई इसी कारण से, जो कि पार्टिकल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इन तरंगों का एक नाम हमारा ट्रांसवर्स वेव्स भी है, इसको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। अभी और एक चीज प्रॉपर्टी आएगी वहाँ पर भी बताएंगे। इसकी जो वेलोसिटी होती है इन तरंगों की जो वेलोसिटी होती है वो माध्यम की शियर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। इसकी वेलोसिटी जो है माध्यम की शियर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, यानी शियर स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम। अब देखिए माध्यम किस तरह के होते हैं। एक चट्टानें होती हैं, हार्ड सॉइल होती है, सॉफ्ट सॉइल, मीडियम सॉइल होती है, सॉफ्ट सॉइल होती है। ये तो हमारे ठोस चट्टानों को हम इन जनरल कैटेगरी बना सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा लिक्विड है, पानी में इन तरंगों का, फिर गैस वाला माध्यम आ जाता है। तो ये तरंगें जो है शियर स्ट्रेंथ के ही प्रोपोर्शनल इनकी वेलोसिटी होती है। तो शियर स्ट्रेंथ के मामले में जो चट्टानों की शियर स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर इसके बाद मीडियम सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती है, फिर इसके बाद सॉफ्ट सॉइल की शियर स्ट्रेंथ होती है। तो ये हमारी ये जो शियर स्ट्रेंथ है उसकी सॉफ्टनेस के हिसाब से कम होती चली जाती है। लिक्विड या पानी की जो शियर स्ट्रेंथ है वो 0 होती है, इसलिए ये तरंगें पानी के माध्यम में गति नहीं करती। ये तरंगें जो है पानी के मीडियम में गति नहीं करती हैं और न ही गैस में गति करती हैं। तो इस तरह से ये तरंगें केवल ठोस पदार्थ से होकर के ही गुजरती हैं। तो ये इन तरंगों की एक विशेषता है। तो चूंकि ये शियर स्ट्रेंथ, इनका वेलोसिटी शियर स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, इसलिए इनका एक नाम जो है शियर वेव्स भी पड़ गया है। इसलिए इन तरंगों को हम शियर स्ट्रेंथ भी कहते हैं, शियर वेव्स भी कहते हैं। तो इन तरंगों को शियर वेव्स इसीलिए कहा जाता है। तो देखिए शियर वेव्स, और शियर वेव्स का ही शॉर्ट फॉर्म एस वेव्स होता है। जो एस वेव है ये शियर वेव का शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि हम कह सकते हैं चूँकि सेकेंडरी वेव्स यहाँ पर है तो सेकेंडरी में भी एस अक्षर आता है, तो इस हिसाब से हम इसको ये भी मान सकते हैं कि ये सेकेंडरी का एस है अथवा शियर वेव का एस है। हालांकि दोनों से एस निकलता है। तो ये यानी कहने का मतलब हुआ ये शियर वेव्स हुई, ट्रांसवर्स वेव्स हुई और सेकेंडरी वेव्स हुई। तो इसके 3 नाम हैं, सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, शियर वेव्स और शॉर्ट में एस वेव्स। तो ये तो इसका हो गया कि वेलोसिटी इसकी जो है इसकी शियर स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। अब इसके बाद देखिए वॉल्यूम डज नॉट चेंज। इसमें क्या है, ये ऊपर नीचे देखिए लहर करती है। यहाँ पर न तो माध्यम में विरल माध्यम कहीं उत्पन्न हो रहा है न कहीं सघन हो रहा है, इसलिए माध्यम में न तो कॉन्ट्रैक्शन होता है और न एक्सपेंशन होता है, इसलिए इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन शेप जो है देखिए चेंज हो जाती, क्योंकि पहले इसकी शेप देखिए स्ट्रेट में थी, अब ये हमारी शेप लहरदार हो गई। तो आकृति बदल जाती है इसकी माध्यम की, लेकिन वॉल्यूम जो है इसका चेंज नहीं होता। तो इसकी लहर बन जाने के कारण, चूँकि पहले स्ट्रेट में था अब ये हमारा लहरदार हो गया है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसका शेप जो है इसकी चेंज हो गई है और इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो एक इस प्रॉपर्टी को आप याद रखेंगे। मोर वेवलेंथ। अब इन तरंगों की वेवलेंथ के बारे में देखिए, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। ये वेवलेंथ जो है ये ज़्यादा होती है और फ्रिक्वेंसी हमारी इसकी कम होती है। तो फ्रिक्वेंसी कम होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और इसके साथ साथ इसका एम्पलीट्यूड भी जो है ज़्यादा होता है। इसका एम्पलीट्यूड जो है ये ज़्यादा होता है। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने के कारण ही ये तरंगें जो है डिस्ट्रक्टिव होती हैं। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है तरंगों का उतना ही वो ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि माध्यम के कण जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ही बिल्डिंग या भवन संरचनाएं जल्दी टूटेंगी। तो ये डिस्ट्रक्टिव जो है ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ये हमारा ज़्यादा होने की वजह से ये तरंगें ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं।
परपेंडिकुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, क्योंकि माध्यम के कण तरंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये परपेंडिकुलर में वर्टिकल डायरेक्शन हो गई, ये भी परपेंडिकुलर है। हम ये कहें कि इस दिशा में तरंग जा रही है तो इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमारी क्षैतिज दिशा में भी तो हो सकती है परपेंडिकुलर। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष हो गई, और एक हमारी जेड अक्ष हो गई। तो एक्स वाई अक्ष और जेड अक्ष दोनों ही एक्स के परपेंडिकुलर हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारे ये पार्टिकल हमारे वाई अक्ष में भी मूव कर सकते हैं और जेड अक्ष पे भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ये वर्टिकल भी हो सकती है और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। इसीलिए जो है इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको हम एस बी से डिनोट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको एस एच से डिनोट करते हैं। तो ये शियर वेव्स का जो है वर्टिकल कंपोनेंट है, ये शियर वेव का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये दोनों कंपोनेंट इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये हमारा सेकेंडरी वेव्स के बारे में संक्षिप्त परिचय हो गया। अब देखते हैं सरफेस वेव्स, यानी सतही तरंगें। तो सरफेस वेव में बताया था पीछे, इसका जो क्लासिफिकेशन किया था ये हमारी दो तरह की तरंगें थी, रेले वेव्स या इसको हम एलआर वेव्स भी कहते हैं। तो रेले वेव्स के बारे में देखिए, चूँकि ये सतही तरंगें हैं तो इस पिंड को एक बार देख लें ध्यान से। इसके बॉटम लेयर में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही है, ये स्ट्रेट लाइन में था, यहाँ पर भी स्ट्रेट सीधा बना हुआ है भाग इसका। इसके ऊपरी सतह पर जो है इनके पार्टिकल में मूवमेंट है, यानी ये तरंगें इसमें उत्पन्न हो रही हैं। तो ये भूपटल की सतही भाग में ही ये तरंगें केवल चलती हैं, इसके गहराई में इन तरंगों का कोई प्रभाव नहीं होता, इसीलिए इनको सतही तरंग कहा जाता है, यानी सरफेस वेव कहते हैं। ये केवल सतह पर चलती हैं भूपटल की, इसके गहराई में ये तरंगें नहीं मूव करती हैं, इसीलिए ये सतही तरंगें। अब सतही तरंगें चूँकि दो प्रकार की होती हैं, एक तो रेले वेव्स हैं। तो 1885 में जॉन विलियम स्टर्ट एंड लॉर्ड रेले, ये दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही इन तरंगों की खोज की है, यानी रेले वेव्स की खोज की है। ये रेले जो नाम, रेले के नाम पर ही इन तरंगों का नाम रेले रखा गया। अब इसके बाद जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाई, अब ये तरंगें उत्पन्न कैसे हुई, इनके मत के अनुसार रेले ने ये सिद्ध किया कि ये तरंगें जो है किस कारण से उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें प्राइमरी वेव्स और एसबी जो हमारी शियर वेव्स हैं उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो, और प्राइमरी वेव्स, इन दोनों के जो है सॉफ्ट मीडियम जो भी माध्यम है उसके इंटरेक्शन के फलस्वरूप ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। यानी जब हमारी प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी ये एसबी वेव्स ये किसी माध्यम पर पहुंचती हैं तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट मोशन के कारण माध्यम में जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वही तरंगें जो है रेले तरंगें कहलाती हैं। क्योंकि इसमें वर्टिकल कंपोनेंट है इसलिए इन तरंगों में जो पार्टिकल माध्यम के कण हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और पी वेव्स के कारण ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। तो इस तरह से इन तरंगों के पार्टिकल्स दोनों दिशाओं में मोशन करते हैं। पार्टिकल मूव्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन बोथ, दोनों में ही गति करते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि कैसे संभव है या ये किस तरह से होता है कि किसी भी तरंग के कण हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं। यानी यहाँ कहने का तात्पर्य है कि किसी भी इसके माध्यम के कण इस दिशा में भी गति कर रहे हैं और इस दिशा में भी गति कर रहे हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो हमारा इस तरह का हो जाता है कि इन तरंगों में माध्यम के कणों का जो पाथ है वो हमारा एलिप्टिकल शेप में हो जाता है। तो ये एलिप्टिकल शेप में हमारी ये तरंगों के कण इस तरह से आगे पीछे की ओर होने लगते हैं। तो इसमें होता क्या है कि ये माध्यम के कण एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे हिलोरे ले रहे हों, ये आगे बढ़ते हैं फिर पीछे हटते हैं। जैसे यहाँ देखो आगे बढ़े फिर पीछे आ गए, फिर आगे बढ़े फिर पीछे आ गए, तो इस तरह से ये मूव करते रहते हैं। तो ये मूवमेंट जो है यही हमारा हिलोरे लेना के इक्विवेलेंट होता है, यानी झूलना, गोल गोल झूलना। तो इस तरह से एलिप्टिकल मार्ग पर
ये इसके पार्टिकल माध्यम के कण चलते हैं। तो ये इन तरंगों की विशेषता है। दीज मूव्स लाइक वेव्स इन पॉन्ड, इनका जो तरंग का मूवमेंट है वो जैसे तालाब में एक पत्थर का टुकड़ा गिरा दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो उससे जो तरंगें उत्पन्न होती हैं वो चारों दिशाओं में बढ़ती हैं। ठीक उसी तरह से ये तरंगें आगे की ओर माध्यम में बढ़ती हैं। ठीक उसी की भांति जैसे इसमें ये लहर बन रही है, यही लहरें आगे की ओर बढ़ती चली जाती हैं। इन डेप्थ और गहराई में जो है इसमें कोई मूवमेंट, पार्टिकल्स में, माध्यम के कणों में कोई मूवमेंट नहीं होता। तो ये था रेले वेव्स के बारे में। अब रेले वेव्स के बाद हमारे जो दूसरा प्रकार की तरंगें थी वो था लव वेव्स। चलिए लव वेव्स के बारे में देखें। इसमें भी चूंकि ये सतही तरंगें हैं, केवल ऊपरी भाग में ही इन तरंगों का प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है, नीचे के भाग में कोई विचलन नहीं हो रहा है। तो इसमें देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रहा है इन तरंगों में। 1911 में AEH लव नामक वैज्ञानिक थे एक, इनके द्वारा इन तरंगों की खोज की गई। इसीलिए इन तरंगों को जो है लव वेव्स के नाम से जाना जाने लगा, और इनको शॉर्ट में LQ वेव्स भी कहते हैं। ऊपर वाले रेले वेव्स को हम LR वेव्स कहते थे, इनको LQ वेव्स कहते हैं। इसके बाद दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय SH वेव्स एंड सॉफ्ट सरफेस ऑफ लेयर, यानी ये जो है जो शियर वेव्स होती हैं उनके क्षैतिज घटक के कारण के माध्यम से टकराने के फलस्वरूप ये तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनको कि लव वेव्स कहा जाता है। इसमें केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है के द्वारा ही ये तरंगें उत्पन्न होती हैं। अब देखिए चूँकि ये हॉरिजॉन्टल मोशन के कारण उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए इसमें वर्टिकल मोशन नहीं आएगा इन माध्यम के कणों में। तो यहाँ पर तरंग की गति हमारी इस दिशा में है, तरंग इस दिशा में गति कर, और माध्यम के कण तरंग गति की लंबवत दिशा में गति करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में गति करते हैं। तो अब इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लें कि जैसे यहाँ हमारी कोई रेखा है, ये रेखा है, और इसके माध्यम के कण लंबवत दिशा में गति कर रहे हैं। तो एक तो ये इस डायरेक्शन में गति कर सकते हैं, और एक ये इस डायरेक्शन में भी गति कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो डायरेक्शन कौन सी हो गई, इसको x हम एज्यूम कर लें, इसको y डायरेक्शन एज्यूम कर लें, और इसको हम z डायरेक्शन एज्यूम कर लें। तो ये जो हमारी y डायरेक्शन है ये भी क्षैतिज है, और x डायरेक्शन है ये भी क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो चूंकि y डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो माध्यम के कण अगर y डायरेक्शन में मूव करते हैं, तब भी हम ये कहेंगे कि माध्यम के कण तरंगत की दिशा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो फिर ये वर्टिकल, ये भी हमारे इसके परपेंडिकुलर हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या है, वर्टिकल है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं, और तरंग की गति के लंबवत दिशा में। तो लंबवत दिशा में दो डायरेक्शन होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इसलिए इसमें ध्यान दें कि लव वेव्स जो हैं हमेशा केवल y डायरेक्शन में गति करती हैं, ये z डायरेक्शन में गति नहीं करती हैं। तो अब यहाँ पर ज़रा विचार करें, जरा यहाँ पर देख लें, एक ये हमारा हमने प्लेन बनाया हुआ है जो कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक यहाँ पर ये प्लेन बनाया हुआ है, ये वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी हॉरिजॉन्टल जो वेव है, वेव हमारी इस दिशा में चल रही है, माध्यम के कण तरंग गति के लंबवत दिशा में चल रहे हैं। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से चलेंगे, और जब वर्टिकल प्लेन में अगर माध्यम के कण मूव करेंगे तो ये इस तरह से चलेंगे, ऊपर नीचे को होंगे। इसमें ऊपर नीचे होंगे और इसमें ऐसे होते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं और इसकी स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे ज़मीन पर सांप चलता है, तो सांप इस तरह से चलता है घूमते हुए इस तरह से। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इन तरंगों के माध्यम के जो कण हैं इस तरह से मूव करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, और तरंगें हमको सांप की गति की भांति आगे बढ़ती हुई नज़र आती हैं। इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं होते, तो इसमें क्रॉस लगा हुआ है। लव वेव्स इस डायरेक्शन में मूव नहीं करती, इनके वर्टिकल डायरेक्शन केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। और ये सांप ये पानी की तरंगों की भांति गति नहीं करती लव वेव्स, ये एक
सर्प जो है, सर्प का जो मार्ग, जिस मार्ग पर चलता है ऐसे घूमते हुए, उस तरह से ये तरंगें आगे को बढ़ती हैं। तो ये ध्यान लें, जबकि यहाँ इसमें भी यही लिखा जाएगा कि माध्यम के कण जो है तरंग गति की लंबवत दिशा में गति करते हैं। इट्स वेलोसिटी इज ग्रेटर। हाँ, इनकी वेलोसिटी जो है कुछ ज़्यादा होती है। किससे? एलआर वेव से, रेले वेव से इनका वेग जो है ज़्यादा होता है, और ये वेग होता है 3 किलोमीटर पर सेकंड का। तो 3 किलोमीटर पर सेकंड का इनका वेग है। इनकी वेवलेंथ जो है 20 से 80 किलोमीटर तक होती है वेवलेंथ, और आर लेस डिस्ट्रक्टिव इवन ग्रेटर वेव एनर्जी। इसके बावजूद भी ये कम नुकसानदायक होती हैं, ये कम क्षतिकारक होती हैं, इवन ग्रेटर वेव एनर्जी। जबकि तरंग की ऊर्जा ज़्यादा होती है, उसके बावजूद भी ये इनका प्रभाव। अब इस बात को कैसे समझ सकते हैं? इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये बिल्डिंग है, मान लीजिए इस बिल्डिंग में मूवमेंट हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ये हिल रही है, तो इसमें डिस्ट्रक्शन या नुकसान कम होगा। वेवलेंथ ज़्यादा है लेकिन मूवमेंट स्लो है, तो इस वजह से इसमें जो है नुकसान कम पाया जाता है। यहाँ फिगर में भी देख लें, इस फिगर में जो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है कि ये ऐसे चित्र को हम इसको इंटरप्रेट करने की बात है कि इसमें जो ये मूवमेंट दिखाया गया है ये इस तरह से, ये इस बात का संकेत है कि इसका जो पार्टिकल पहले यहाँ था अभी खिसक करके यहाँ चला गया। ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही उधर को खिसक गई है ज़मीन। तो ये इस ज़मीन में इस तरह से मूवमेंट, विचलन आ गए इस तरह से, तो इससे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूवमेंट इसमें दर्शाए गए हैं। ये हमारी लव वेव्स हैं। तो इस तरह से ये हमारी चारों प्रकार की तरंगें हो गई। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।